आज होली का दिन था और जब हम सारनाथ आए तो ऐसा लगा कि हमें वापस लौट जाना होगा। दोपहर के 2:30 से 3 बजे के समय हुआ होगा और हमने देखा कि बुद्ध टेम्पल पर यहाँ ताला लगा हुआ था। तो हाथ डाल के ग्रिल के अंदर से ये सोचा सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करके वापस चला जाऊँगा। शायद ये मेरे नसीब में नहीं है कि मैं आज सारनाथ आप सबके साथ दिखा सकूं और ख़ुद भी इस तरह से विस्तार पूर्वक देख सकूं। बट कहते हैं ना, जब किस्मत आपके साथ होती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो कुछ ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद पता चला कि प्रशासन की तरफ से यहाँ मंजूरी दे दी गई है और मंदिर के और बाकी जो संग्रहालय के द्वार हैं वो खोल दिए जाएंगे। जब आप सारनाथ में यहाँ घूमने आएंगी तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है ये हमारे भगवान बुद्ध का मंदिर। भगवान बुद्ध का मंदिर सबसे पहले आपको दाहिनी ओर में ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं कुछ इस मंदिर के बारे में। मेरा ऐसा मानना है कि बनारस जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक है जो काशी विश्वनाथ के तरफ है, जहाँ पे काफ़ी ही शोर शराबा है, आरती है, भगवान शिव की वहाँ पे जो महिमा है वो एक बिल्कुल ही अलग है। और जहाँ एक है जहाँ भगवान बुद्ध का स्थान है सारनाथ। ये 2 बनारस आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ काफ़ी शोर और एक तरफ इतनी ही ज़्यादा शांति। हर तरफ पेड़ ही पेड़ और चिड़िया पक्षियों की आवाज़ आपको जब आपके कानों में जाएगी तो आपको एक अलग ही शांति का अनुभव आपको मिलेगा। मंदिर के आसपास काफ़ी ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं और शायद यहाँ पे कोई वन विभाग है जो यहाँ पे सरकारी वन विभाग इसे मेंटेन करता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे मेंटेन किया गया है। इसका रखरखाव बहुत ही सुंदर तरीके से है। आप आसपास आएंगे लगता है आपको एक अलग ही ऑक्सीजन आपको मिलने लगी हो, क्योंकि इतने पेड़ पौधों के बीच में ये यहाँ पे काफ़ी बड़े स्थान के अंदर में स्थित है। पौराणिक लेखों की अगर मानते हैं तो कहा जाता है कि ये यहाँ पे कोई एनिमल्स की सेंचुरी रही होगी, जिसे मृग दया वनम के नाम से भी संस्कृत में जाना जाता है। मृग यानी हिरण को हम कहते हैं। और यहाँ पे आने वाले समय में मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि मुझे एक्चुअल में यहाँ पे कई सारे हिरण देखने को मिले हैं। हालांकि उन्हें काफ़ी ही सेफ़ तरीके से रखा गया है और वो बिल्कुल भी डर के भागते नहीं हैं। तो मैं आपको बहुत ही नज़दीक से उन्हें कैप्चर करके दिखाऊंगा। यहाँ आप जब टहलेंगे तो ये टहलने के लिए भी जगह यहाँ पे बनी हुई है। तो लोग यहाँ पे अगर चलेंगे तो एक अलग ही शांति का अनुभव उन्हें देखने को मिलेगा। यहाँ आगे समय में मैं आपको धम्मिक स्तूपा के बारे में भी बताऊंगा। धम्मिक स्तूपा जहाँ पे पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था अपने 5 अनुयायियों को, अपने 5 साधकों को, जिनका नाम था कौंडिन्य, असाजी, बद्ध्य, वप्प और महानम। इन 5 साधकों को इन्होंने यहाँ पर जो है पहला उपदेश दिया था, जिसके बाद कहा जाता है कि उन्हें भी जो है शांति का प्राप्ति हुई थी और निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा से। भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे सबसे पहले और मंदिर के अंदर आइए हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करेंगे तो कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर तरह से रेड कारपेट बिछाया हुआ है और बहुत ही सुंदर तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कॉरिडोर टाइप का। और अंदर में जो आपको ये व्यू देखने को मिलता है, मेरी समझ है कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि मोनेस्ट्रीज़ में जाएं या मंदिर में जाएं, भगवान बुद्ध के जो आसपास में आपको ये कलाकारी देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगी। सिर्फ कलाकारी के अंदर में थोड़ा सा अंतर होता है। अपने अपने कलाकार जो होते हैं सब अपनी तरह से यहाँ पे दर्शाते हैं दृश्यों को, चित्रों को। बाकी आपको जो ये बनावट है और सजावट है बिल्कुल लगभग सेम देखने को मिलती है।
बहुत ज़्यादा अंतर पाया नहीं जाता। और मंदिर के बाहर जो है इस मंदिर को बनाने में जिन लोगों का योगदान है ये यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप चाहे तो देख सकते हैं। अब मंदिर में आखिरी बार एक बार भगवान बुद्ध को प्रणाम करके हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि आसपास में क्या क्या यहाँ पे बनाया हुआ है, जिससे लोगों को ये पता चले कि यहाँ हिस्ट्री का क्या महत्व है, इतिहास का क्या महत्व है इस स्थान का। जिन 5 साधकों की मैं यहाँ बात कर रहा था इसको इस मूर्ति के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है, जिसका नाम भी रखा गया है, देखिए, धम्मचक्र पवत्तान सुत्त। ये पाली भाषा के अंदर में इसे कहा जाता है और नीचे लिखा जाता है साधु 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 साधु। ये 3 बार इसलिए कहा जाता है जिसे आप जब भी आप किसी मेडिटेशन को या फिर अगर अपनी साधना को समाप्त कर रहे होते हैं तो इसे आखिरी में ये हम कहते हैं साधु 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 3 बार। अब वहाँ से मंदिर से निकलने के बाद अब हम आ गए हैं महावीर स्वामी के मंदिर में। ये रास्ता महावीर स्वामी के मंदिर की तरफ पीछे की तरफ से जाता है और सामने जो आप देख पा रहे हैं वो है धम्मेक स्तूपा। धम्मेक स्तूपा ही असली में वो जगह है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अपने 5 साधकों को इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ये वही धम्मेक स्तूपा है। बट ये जो मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ ये महावीर स्वामी के मंदिर के भीतर से दिखा रहा हूँ, यानी दीवार के पिछली ओर की तरफ से। गलती से इस मंदिर की तरफ मैं आ गया था क्योंकि रास्ता भटक गया था और इतना बड़ा जगह है कि शायद आप भी रास्ता भटक जाएं, तो काफ़ी सोच समझ के आए यहाँ पे। और ये है म्यूज़ियम के अंदर यानी संग्रहालय के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी पौराणिक चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद ही आपको पता होगी। तो आप एक बार संग्रहालय में टिकट लेके ज़रूर जाएँ। वह यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है और मैं मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था तो आपको पूरे म्यूज़ियम का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। अब आते हैं हम यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो निकाली गई थी कुछ चीज़ें, जो पौराणिक चीज़ें थी, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है बहुत ही सुंदर तरह से। यहाँ पर आपको ये सारी स्मारकें हैं और यहाँ की जो पुरानी सिटी की जो बनावट थी, ये कैसी जगह हुआ करती थी, इसके बारे में बहुत सुंदर तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। अशोक के बारे में यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि अशोक का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है। सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पे स्तूपा हो गया या फिर बाकी जो स्मारक वगैरह के निर्माण में सम्राट अशोक ने काफ़ी ही ज़्यादा योगदान दिया था। सामने जो आप देख पा रहे हैं वो अशोका पिलर के नाम से फेमस है और अशोका पिलर के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसे आप जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं अशोका पिलर के बारे में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ की जो स्मारकें हैं उसे आगे देखते चलते हैं। शाम का वक्त है और यहाँ पे ये जगह बंद ही हो जाएगी उस थोड़ी देर बाद और सनसेट होने ही वाला है, तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हुए इन हर चीज़ों को अच्छे से देखते हुए चलते हैं। बहुत बड़ी जगह है, शायद आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इन जगहों को घूमने के लिए। अगर आपको तीनों जगह घूमनी है तो ये हम आखिर में घूमने आए हैं, जहाँ हम यहाँ पे मंदिर घूम चुके हैं और हम मोनेस्ट्रीज़ हमने नहीं घूमी हैं जो उसके आमने सामने हैं, और संग्रहालय यानी म्यूज़ियम हम घूम चुके हैं, और उसके बाद किसी तरह से हिम्मत जुटा के इस स्मारकों को हम घूमने आए हैं। तो मेरा मानना है कि आपको 4 से 5 घंटे या 6 घंटे चाहिए हाथ में आराम से घूमने के लिए, क्योंकि आप एक साथ भी अगर घूमने की कोशिश करेंगे तो लगभग 3 से 4 घंटे चाहिए, और अगर थोड़ा रेस्ट लेके देखेंगे तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपको लग जाएंगे, यानी आधा घंटा आधा दिन आप अगर मान के चले तो आपको सारनाथ में ही लग जाएगा। बहुत बड़ी जगह है जो घूमते घूमते आपको समय लगेगा।
ये कुछ पुरानी जगह है, पुरानी स्मारकें हैं, इसका एक अपना महत्व है, तो इसे आप देखते चलिए। ऊपर से भी आपको एक व्यू दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये ऊपर से एक सिटी का व्यू आता है। कहा जाता है कि ये कोई सिटी रही होगी, और यहाँ पे जो है समय ये जो है नीचे धंसती चली गई, बट इसको किसी तरह से एएसआई के लोगों ने, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने जो है ज़मीन के अंदर से ढूंढ ढूंढ के निकाला है समय समय पर। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी जिसे अभी ये ढक के रखा गया है जाली से, बट आप अगर देखेंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा हो जाएगी कि ये ऐसी क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ सीढ़ी सी बनी हुई है, और ये सीढ़ी नीचे की तरफ थोड़ी जाती है, और आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सीढ़ी कहाँ जाके मिल रही है। देखिए पतली पतली गलियों के पास से ये रास्ता अंदर से गुज़र रहा है, और ये कहीं आगे जाके इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे ऐसा लगेगा कि दो दीवारों के बीच से ये रास्ता कहीं जाता था, और अब ये रास्ता नहीं है। यहाँ पे ये किस तरह से क्या चीज़ के लिए है, यहाँ पे आपको बोर्ड मिलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को देख के बोर्ड पढ़ना आसान नहीं था। समय की जो पाबंदी थी, तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने के लिए समय नहीं दे पाए हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जाली आपको देखने मिल रही है लोहे की बीच बीच में, वो यहाँ पे एएसआई के लोगों ने लगाई है। बाकी आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं वो यहाँ पे ढूंढे गए हैं, यहाँ से इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि सारनाथ का नाम इसी पतन सबसे पहले था, और ये सारनाथ कैसे बना इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। इसी पतन का अर्थ है ऋषियों का स्थान, क्योंकि यहाँ कई ऋषि ध्यान और तपस्या करते थे। समय के साथ यह स्थान सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महान सम्राट अशोक ने भी सारनाथ की महत्ता को समझाते हुए यहाँ कई स्तूप और विहारों का निर्माण कराया था। अशोक स्तंभ जो 4 शेरों की मूर्ति से सज्जित है, सारनाथ का एक और प्रमुख आकर्षण है, और यह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सारनाथ मंदिर के आसपास कई प्राचीन विहारों के अवशेष और बौद्ध की मूर्तियां हैं, जो हमें उस समय की कला और संस्कृति के झलक दिखाते हैं। यहाँ कई ऐसी मूर्तियाँ जो है आपको यहाँ स्पेशली जो संग्रहालय और ये सब में देखने को मिलेगी, वो बलुआ पत्थर में बनी हुई है। बलुआ पत्थर अलग अलग पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं उन्हें कहा जाता है, और वो अलग अलग तरीके के पत्थर हैं। और यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मृग दया वनम, यानी जो मृग है वो यहाँ पे देखिए हिरण, इतने पास से आप हिरण को देखेंगे तो हिरण भाग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो हिरण दिखा रहा हूँ काफ़ी नज़दीक से दिखा रहा हूँ। हालांकि ये उनके लिए एक सेफ़ एरिया का निर्माण किया गया है जहाँ पे वो रहते हैं, और ये एक हिरण नहीं है, कई सारे हिरण हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक तो मेरे ठीक सामने है और उसके सींगे बहुत पास से है, और ये हिरण मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रहा था इस समय, तो काफ़ी ही अच्छा लग रहा था। ये आवाज़ें भी निकालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, और इतने पास से हिरन को देखना बहुत ही मेरे सौभाग्य की बात है। कई सारे हिरन दिखेंगे आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ये यहीं रहते हैं, और ये उनके लिए एक सेफ स्पेस बनाया गया है वन विभाग की तरफ से। चलिए अब इन्हें अकेला छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं, और यहाँ से आगे चलते हुए अब हम सारनाथ को कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अब ये सनसेट का समय है, सूर्यास्त होने वाला है, और यहाँ पे नज़ारा बहुत ही सुंदर है।
सारनाथ में सनसेट के वक्त अगर आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे और अपनी आँखों से देखेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी भर आपको याद रहने वाली है। एक अलग ही शाम आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो शोर शराबों से भरा हुआ बनारस है, यहाँ आके आप अगर शाम को अपनी बिताते हैं तो आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर शांति, और यहाँ पे जो आपको माहौल देखने को मिलेगा एक गज़ब का माहौल है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारी ट्रिप आज कंप्लीट होते हुए वाराणसी से रात के बज रहे हैं 11:15 और हम यहाँ से अब रवाना होने वाले हैं कोलकाता के लिए, जो कि हम विदाउट एनी स्टॉप कहीं जाएंगे और डायरेक्टली कोलकाता की तरफ अभी बढ़ने वाले हैं। होटल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, ठीक ठाक है ये होटल है, बहुत ज़्यादा ही पसंद नहीं आएगा। जो दिखने से लग रहा है कि काफ़ी 5 स्टार जैसा होटल, और वैसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा एक होटल है। इस होटल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब सफ़र की शुरुआत करते हैं घर के तरफ वापस लौटते हुए। होली का दिन पूरे दिन हमने सारनाथ में घूम लिया और रात को हम किसी तरह से 1 घंटे की पावर नैप लेके रात को निकल गए। हालांकि हमने इससे 1-1.5 घंटे पहले जो है कुछ खाया था। अब उस जगह का वीडियो मैंने नहीं बनाया है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट मेरा मानना है कि बनारस में आप कहीं पे भी खाएंगे तो आपको खाना एक अच्छा मिल ही जाता है, डिसेंट सा। यहाँ से हम रात को 10 से 10:30 बजे के आसपास का कुछ समय था और यहाँ से हम निकल चले। ये रेलवे स्टेशन के पास की जगह है। यहाँ से अब हाईवे की तरफ मुड़ गए हैं और ये गंगा ब्रिज को हम अभी पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि रास्ता मोटा मोटी जो शहर का रास्ता है उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है पूरा खाली है और इस वक्त अभी कोई ज़्यादा ट्रैफिक खास नहीं है। और आने वाले समय में आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइव के मैंने फ़ोटो नहीं लिए या वीडियोज़ नहीं लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा सुनसान रास्ता था। तो अगर कमज़ोर दिल वाले अगर हों आप, तो ऐसे रास्ते के अंदर में आप नाइट ड्राइव ना कीजिए, क्योंकि यहाँ से जब आप कोलकाता जाएंगे तो आपको हाईवे के ऊपर में ऐसी जगह भी देखने मिलेगी जहाँ पे आपको लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना लाइट्स के खाली अपनी कार की लाइट्स के भरोसे आप जाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे कि बिल्कुल अंधेरा है, तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है। अगर कमज़ोर दिल वाले हैं तो ऐसा ट्राई ना करें। ये लाइट्स आपको देखने को मिल रही है क्योंकि हम हाईवे के ऊपर तो हैं, बट वो थोड़े शहर के पास से गुज़र रहे हैं इसलिए है। बट अभी आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। अगर इसी समय आप अगर पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल अंधेरा नज़र आएगा। ये रेडियम की लाइट्स है जो चमक रही है, जो कि कार की लाइट्स की वजह से है। पूरी रात ड्राइव करने के बाद अब मैं यहाँ जो है झारखंड के अंदर ही अभी कार चला रहा हूँ और ये सुबह का समय है, सनराइज़ होने वाला है और ये सुबह सनराइज़ का वक्त जो है अब आपको व्यू दिखा रहा हूँ। चूँकि आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई ना तो ट्रक है ना कार है। इसकी वजह है बहुत बड़ी कि यहाँ पे शायद मुझे कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला। होली के अगले दिन आ रहा था इसीलिए शायद, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। हालांकि मुझे लगा था कि मुझे समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत ही कम समय में मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ घर की तरफ।
अब कुछ लोग बोलेंगे क्या टायर्डनेस नहीं हुई? देखिए क्या है कि रास्ता जब आपको दूर दूर तक खाली मिले ना, और आप अगर ड्राइव करते हो तो आपको टायर्डनेस महसूस नहीं होती है, सच पूछो तो ये टायर्डनेस एक बार के लिए तो निकल जाती है। हाँ, अगर ड्राइवर सीट छोड़ के अगर मैं पास में बैठूँगा तो हाँ, मुझे नींद ज़रूर आ जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे जो है ड्राइवर चेंज कर लिया और अर्नब को यहाँ पे बैठा दिया ड्राइविंग सीट पे। इसके बाद ऐसी नींद आने वाली थी मुझे कि मेरी हालत ख़राब हो गई। और आप सामने देख सकते हैं सनराइज़ का व्यू, जो कि मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है। तो पूरी रात ड्राइव करने के बाद हम अब बंगाल के अंदर में बस पहुँचने ही वाले हैं और 4.5 से 5 घंटे का सफ़र बचा है। और आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं, रोड पूरी खाली है और इसी अवस्था में हम पूरी रात ड्राइव करके आए हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाईवे की कंडीशंस बहुत अच्छी है, बट आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है। और आज मंडे का दिन है, आज ट्यूसडे का दिन है और शायद होली की वजह से हो सकता है कोई भी ट्रक्स जो कल नहीं निकले थे वो आज भी नहीं निकले हैं और पूरी सड़कें खाली है। तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है। अगर आप वाराणसी जाएंगे और इस रोड ट्रिप का अगर सिर्फ मज़ा लेना चाहते हैं तो ये एक सीख है। अगर सिर्फ रोड का मज़ा लेना है ड्राइव करते हैं तो ये होली के बाद वाले दिन आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स नहीं होते हैं। क्योंकि ट्रक्स में ओवरटेक कर करके आदमी परेशान हो जाता है। ये हम लोग वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहे हैं झारखंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए। अभी अर्नब गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर गाड़ी इसने चलाई है, थोड़ी दूर गाड़ी मैंने चलाई है। ऐसे मिलके गाड़ी चलाई है। पूरे रास्ता में कोई ऐसा फटीक रोड के लेके नहीं आया है, रोड एकदम अच्छी थी। बट अब ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वही थोड़ा सा टाइम लेगा, कंज्यूमिंग है और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। बाकी तो पूरा रोड अच्छे से आएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अब जो 10-15 मिनट का ब्रेक हम लेना चाहते थे वो यहाँ पे अब हम लेने वाले हैं। पहुँच गए हम बंगाल के अंदर में शक्तिगढ़ के अंदर। और यहाँ के जो मिठाई है लैंगचा वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आपको हर दुकान का नाम लैंगचा से शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये सुबह सुबह हमने राधा बल्ले भी खाई और चना की सब्ज़ी है, आलू चना की सब्ज़ी। और ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। बंगाल अगर आते हैं तो इसे लूची भी कहा जाता है। एक्चुअली ये लूची ही है, राधा बल्ले भी नहीं है। तो लूची और सब्ज़ी और साथ में ये मिठाई लैंगचा। और एक और जो है इसे छेना पोड़ा भी कहा जाता है, या छेने की एक मिठाई भी कहा जाता है, बेक्ड छेना के मिठाई आप कह सकते हो। और साथ में चाय। तो इस वक्त भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, पूरी रात मैं ड्राइव करके आया था। तो यहाँ पे अब थोड़े से खा पी के अब मैं ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँगा। और अब जो है टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होने लगी है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है जो कि यहाँ फील हो रहा था। और गर्मी यहाँ से अब बढ़ ही रही थी। हम जब निकले थे तो यहाँ पे गर्मी शुरू होने वाली थी, उतना ख़राब मौसम नहीं था, बट लगा कि 2 दिन के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल बदल गया है। और इसी वजह से यहाँ पे अब हम जो आए थे तो एसी ऑन करते हुए आए थे। यहाँ पे एसी के बिना यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। कार में पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो किसी तरह से हम अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताएं। पूरा वाराणसी की प्लेलिस्ट आप चेक करें, आप कैसा लग रहा है रिप्लाई ज़रूर करें। अगर कहीं पे और आपको मन है कि इस जगह का वीडियो हम जाके बनाएं और आपको दिखाएं, और ट्रैवल की वीडियोस आपको हमारे अच्छे लगते हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन्हें ट्रैवल में थोड़ी हेल्प मिल सके। और अगर आपका थोड़ा प्यार हो तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।